बहुत अरसे पहले की बात है। हिंदुस्तान का एक बादशाह हर वक्त अपने कमरे में बैठा रहता था। वो बहुत उदास रहता था, बोर होता था। उसने अपने एक वज़ीर को कहा कि कोई ऐसी गेम बनाओ जिसे हम कमरों में बैठ के खेल सकें और हमारा वक्त भी गुजर सके। उसका वज़ीर एक मैथमेटिशियन था। उसने बादशाह को चेस की गेम बना के दी। बादशाह को ये गेम बहुत पसंद आई और वो हर वक्त अपने वज़ीर के साथ बैठकर ये गेम खेलता रहता था। अब बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? उसके वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, चेस के हर डब्बे में एक चावल का दाना रखें, पर ऐसे कि उससे अगले डब्बे में ये दाने दुगने हो जाएं। यानी पहले डब्बे में एक दाना, दूसरे में दो, तीसरे में चार, चौथे में आठ, और इस तरीके से ये बढ़ते जाएं। बादशाह बहुत हैरान हुआ, उसको अफसोस भी हुआ। उसने कहा, तुमने ना हीरे मांगे ना सोना मांगा, तुमने चावल मांगे, और वो भी इस छोटे से डब्बे के लिए। और उसने अपने लोगों को कहा कि फ़ौरन चावल दिए जाएं। कुछ देर बाद लोग जब बादशाह के पास आए तो उन्होंने कहा कि हमारी सल्तनत में इतने चावल नहीं हैं बादशाह मौज़म। बादशाह हैरान हुआ। बादशाह ने कहा, ये कितने चावल होंगे आपके ख्याल में? ये चावल अगर इनका एक पहाड़ बनाया जाए तो ये माउंट एवरेस्ट से बड़ा पहाड़ बनेगा, इतने ज़्यादा चावल। और बादशाह बहुत परेशान हुआ। इस वाक़े को बताने का मकसद ये था कि आपको शतरंज की प्रोसेसिंग पावर का अंदाज़ा हो सके। अब बादशाह बहुत परेशान हुआ और ढीला भी हो गया क्योंकि उसके पास इतने चावल नहीं थे। मैं हूं अदील इम्तियाज़, और अगर आप मेरा चैनल YouTube पर सर्च करना चाहें तो अदील इम्तियाज़ लिखकर सर्च बार में तलाश कीजिए, आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएंगी। और फेसबुक पे आप मेरा चैनल तख्ती ऑनलाइन लिखकर तलाश कर सकते हैं और उसको लाइक भी कर सकते हैं। बेल लैब्स ने सबसे पहले टेलीफोन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया और उसके लिए उसने एम्पलीफायर्स लगाए, और वो एम्पलीफायर्स जो कि आवाज़ को ज़्यादा बढ़ा देते थे उसे हम वैक्यूम ट्यूब्स कहते थे। क्योंकि ये बेल लैब ने बनाई थी इसलिए इसकी शक्ल भी बल्ब जैसी थी और इसके नकाइस भी बल्ब जैसे थे। पहले कंप्यूटर में भी यही वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुई और वो कंप्यूटर बहुत बड़ा बना। उसके साइज़ को छोटा करने के लिए शॉकले ने, जो कि एक साइंटिस्ट था, बेल लैब का ही साइंटिस्ट था, उसने ट्रांजिस्टर बनाया। ट्रांजिस्टर भी एक एम्पलीफायर था और एक स्विच था। और वक्त के साथ साथ ट्रांजिस्टर का साइज़ छोटा होता गया क्योंकि उससे हमने कंप्यूटर के प्रोसेसर्स बनाने थे और प्रोसेसर्स हमें छोटे चाहिए ताकि कंप्यूटर का साइज़ कम होता जाए। आज की दुनिया में एक प्रोसेसर 1 बिलियन ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है, और आज हमारे पास जो ट्रांजिस्टर का साइज़ है वो 14 नैनोमीटर से कम है। ये ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल के साइज़ से भी छोटा है, और कई ऐसे वायरस जो हमारी बॉडी में होते हैं उनके साइज़ से भी छोटा है। इतना छोटा ट्रांजिस्टर बन चुका है। गॉर्डन मोर एक साइंटिस्ट थे जो कि इंटेल के को फाउंडर है। उन्होंने ये बताया था कि तकरीबन हर 2 साल के बाद एक चिप में जितने ट्रांजिस्टर होंगे वो दुगने हो जाया करेंगे। उनका लॉ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसको हम लॉ कहते हैं, पर एक्चुअली ये एक स्टेटमेंट थी जो कि हर वक्त ट्रू साबित होती रही। ये कोई लॉ नहीं है। मोर ने हमें ये बताया कि अगर आप नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पर स्क्वायर इंच कैलकुलेट करें किसी भी इंटीग्रेटेड सिस्टम में तो 2 साल के बाद आपको उतने ही एरिया में जो ट्रांजिस्टर मिलेंगे वो डबल होंगे। तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर जो है वो हमारे प्रोसेसर्स में बढ़ते गए। आप यहाँ पर देखें तो आपको 1975 में बहुत कम ट्रांजिस्टर नज़र आ रहे हैं। तकरीबन 1000 ट्रांजिस्टर्स हमारे प्रोसेसर्स में होते थे, कंप्यूटर्स में होते थे। उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ट्रांजिस्टर्स की हर 2 साल के बाद तकरीबन तादाद बढ़ती गई, और आज जब हम 2015 में खड़े हैं तो हमारे पास 1 बिलियन, 1 अरब ट्रांजिस्टर्स प्रोसेसर्स में मौजूद होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। पर क्या हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को सिमुलेट कर सकते हैं? मैं ये बात आपसे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कंप्यूटर्स जो आज तक हम यूज़ करते थे वो कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे थे,
पर जब हम नेचर को सिमुलेट करने की बात करते हैं, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिमुलेट करने की बात करते हैं, जब हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तरफ आते हैं, हम डीएनए को सिमुलेट करने की बात करते हैं, तो इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही कम होती है। उसकी एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। ये कैफीन का एक मॉलिक्यूल है और बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल है, पर इसको सिमुलेट करने के लिए जो प्रोसेसर चाहिए उसमें आपके ख्याल में कितने ट्रांजिस्टर्स होंगे? चले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमें इतने ट्रांजिस्टर इसलिए चाहिए क्योंकि हम इसके मॉलिक्यूल के एटम के हर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी सिमुलेट करेंगे, उनकी स्पिन को भी सिमुलेट करेंगे, इनकी बॉन्डिंग को भी सिमुलेट करेंगे। तो हम इनकी हर चीज़ को सिमुलेट करना चाहते हैं और इनको स्टडी करना चाहते हैं। तो हमें कितने ट्रांजिस्टर चाहिए होंगे? अगर आप समझते हैं कि ज़मीन के बराबर प्रोसेसर होगा और वो सारा का सारा ट्रांजिस्टर से भरा होगा, तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड ये कैलकुलेट नहीं कर सकती। अगर आप ये समझते हैं कि सोलर सिस्टम के बराबर वो प्रोसेसर होगा और वो सारा का सारा ट्रांजिस्टर से भरा होगा, फिर भी वो कैफीन का मॉलिक्यूल सिमुलेट नहीं कर पाएगा, उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी इतनी नहीं होगी। अगर हम ट्रांजिस्टर्स और बढ़ा दें, एक ऐसा प्रोसेसर बनाएं जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बराबर हो और उसमें उतने ट्रांजिस्टर्स हों, फिर भी वो कैफीन का मॉलिक्यूल सिमुलेट नहीं कर सकेगा। ये कितनी हैरानकुन बात है। इससे हमें ये पता चलता है कि इस टेक्नोलॉजी को हम अब सैचुरेट कर चुके हैं। अब इस टेक्नोलॉजी में रहते हुए, जिसे हम सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी कहते थे, हम मज़ीद काम नहीं कर सकते, हम प्रोसेसिंग नहीं बढ़ा सकते। तो हमें एक डीएनए सिमुलेट करना है, उसके लिए इतनी कम्प्लेक्स जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके लिए हम कहाँ से इतनी प्रोसेसिंग स्पीड लाएंगे? उसके लिए हमें एक जंप लगाना पड़ेगा और ये टेक्नोलॉजी का जंप होगा। सॉलिड स्टेट फिजिक्स से सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स से हमें जंप करना है और हमारे पास दो ऑप्शंस हैं जिन पर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास न्यूरोमॉर्फिक चिप्स हैं। ये वो चिप्स हैं जो हमारे दिमाग के असूलों पर काम करती हैं और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। मैं इन पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और दूसरी जो टेक्नोलॉजी है वो है क्वांटम फिजिक्स, जिसके ज़रिए हम क्वांटम चिप्स बनाते हैं जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। आज हम क्वांटम चिप्स को स्टडी करेंगे और क्वांटम कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं क्वांटम कंप्यूटर की कंप्यूटेशंस होती क्या हैं, जिसे हम क्वांटम कंप्यूटेशन कहते हैं। मेरे पास यहाँ पर 3 अलग अलग रंग हैं। अगर आप ये देखें तो मेरे पास यहाँ पर 3 रंग हैं। इन 3 रंगों को अगर मैं मिक्स करूं, मैं सुपर पोजिशन करूं इनकी, तो आपको बहुत ज़्यादा और कलर्स नज़र आएंगे। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्वांटम कंप्यूटेशन कैसे काम करती है। तो आपके पास सिर्फ 3 कलर थे, पर जब आपने उन तीनों कलर को सुपर इम्पोज किया, मिक्स किया, तो आपके पास कितने कलर आए? आपके पास इतने मुख्तलिफ कलर्स आ गए, यानी आपके पास इतनी मुख्तलिफ स्टेट्स आ गई। इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए अब आपको आसानी होगी कि क्वांटम कंप्यूटेशन कैसे काम करती है। हमारी ज़िंदगी में जो कंप्यूटर्स हैं वो 0-1 की फॉर्म में काम करते हैं और डेटा भेजते हैं। एक बिट या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, यानी वो एक कलर है, या वो रेड हो सकता है या वो ब्लू हो सकता है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो जो कन्वेंशनल कंप्यूटर है उनकी बिट या तो 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। हमने इसको 2 डिफरेंट कलर से बता दिया। पर क्वांटम कंप्यूटेशन में इनकी सुपर पोजिशन होगी, इन बिट्स की सुपर पोजिशन होगी, और उससे हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखें तो इनकी तमाम स्टेट्स जो हैं वो आ जाएंगी। ये 0 भी हो सकती है, ये 1 भी हो सकती है, ये 0 और 1 के बीच में भी कुछ हो सकती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जब हम इस डेटा को ट्रांसमिट करते थे तो डेटा या 0 होता था या 1 होता था। 1 जो है उसको ऊपर दिखा रहे हैं और 0 को नीचे दिखा रहे हैं। पर अगर आप क्वांटम कंप्यूटर देखें, उसकी बिट्स देखें, तो वहाँ पर ये एरो किसी जगह भी हो सकता है। ये सिर्फ 2 स्टेट में नहीं हो सकता, ये किसी भी जगह पर डायरेक्शन पॉइंट आउट कर सकता है। इसलिए इसको हम सुपरपोज स्टेट्स कहते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक कॉइन है, इस कॉइन की एक तरफ जो है वो हमारे पास स्टार और मून बना हुआ है, इसको मैं 1 कहता हूँ, और दूसरी साइड जो है उस पर 5 नंबर लिखा हुआ है, मैं इसको 0 कहता हूँ। तो हमारे पास जब भी कॉइन हम टॉस करते हैं तो एक स्टेट आती है, या वो 1 होती है या 0 होती है। इस केस में वो 1 स्टेट आई है हमारे पास, जिसको हम हेड्स एंड टेल्स कहते हैं। अगर मैं एक कॉइन को फ्लिप करता हूं तो इस वक्त इसकी क्या स्टेट है? क्या ये 1 स्टेट में है या 0 स्टेट में? आप कहेंगे ये कैसा क्वेश्चन है, इस वक्त तो
ना ये 0 स्टेट में है, ना ये 1 स्टेट में है, ये तो किसी स्टेट में भी नहीं है। और इसको अगर हम रिवर्स करें तो ये सारी स्टेट्स में है। बिल्कुल ऐसे ही क्वांटम कंप्यूटेशन काम करती है। अगर मैं इसको यहाँ पर रोक दूँ तो ये एक डेफिनेट स्टेट में आ जाएगी, या ये 0 होगी या 1 होगी। इसीलिए जब हमारे पास क्वांटम बिट 4 ही होती है, जिसको हम क्यू बिट कहते हैं, तो उसकी स्टेट्स जो हैं उसको हम मेजर नहीं कर सकते। और जब हम उसको मेजर करते हैं तो वो या 0 होती है या 1 होती है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ये हम ट्रेडिशनल कंप्यूटर लेते हैं। इस कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर था, उसका पासवर्ड आपने 111 रखा था, पर अब आप भूल गए। 3 बिट का पासवर्ड था और आप लगाकर भूल गए। अब आपने चेक करना है कि एक्चुअली वो पासवर्ड क्या है। तो अब आपको मैं प्रोसेसिंग स्पीड और उसका कंपैरिजन दिखाऊंगा। तो आप क्या करेंगे, पहले 000 पहला कम्बिनेशन डालेंगे, उस कंप्यूटर को देंगे सारे। ये कंप्यूटर पहला कम्बिनेशन लेगा और उसको चेक करेगा कि ये सही पासवर्ड नहीं है। फिर ये कंप्यूटर दूसरा कम्बिनेशन लेगा और उसको भी डिक्लेयर करेगा कि ये सही पासवर्ड नहीं। फिर ये तीसरा कम्बिनेशन लेगा और फिर उसको चेक करेगा। फिर ये चौथा कम्बिनेशन लेगा, क्योंकि हमारे कंप्यूटर सीक्वेंस में काम करते हैं। फिर ये पांचवा कम्बिनेशन। तो इस तरीके से ये सारे कम्बिनेशन ट्राई करेगा। जब ये फाइनल पासवर्ड लगा लेगा और वो फाइल खुल जाएगी तो ये आपको बता देगा कि ये कंप्यूटर जो है इसकी इस फाइल का ये पासवर्ड था। पर उसके लिए इसने 8 साइकिल तकरीबन इस्तेमाल किए हैं। अब यही काम हम क्वांटम कंप्यूटर से लेते हैं। हमारे पास एक फ़ाइल थी जिसका पासवर्ड हम भूल गए और वो फाइल जो है वो उसका पासवर्ड 111 था। अब हमने क्वांटम कंप्यूटर को बताया कि हम एक फ़ाइल का पासवर्ड भूल गए जो 3 बिट की थी और उसका पासवर्ड ढूंढ दो। अब क्वांटम कंप्यूटर क्या करेगा, क्वांटम कंप्यूटर जो है उसकी बिट्स 0 और 1 दोनों फॉर्म में होती हैं। हर वक्त वो दोनों फॉर्म में 0 भी होती है और 1 भी होती है। अब ये आपके लिए कन्फ्यूजन है, पर वो क्या करेगा, वो एट अ टाइम एक साइकिल में ये सारी की सारी 8 स्टेट्स जो हैं उनको अप्लाई करेगा, उनको चेक करेगा। और जब वो सारी की सारी स्टेट्स को चेक करेगा, अब उसने क्या करना है, उसने जो गलत स्टेट्स हैं जो हमें नहीं चाहिए, जो पासवर्ड दिए उनको हटाना है, उसको ख़त्म करना है। और उसके लिए वो एक ऑपरेटर यूज़ करता है, एक एल्गोरिदम यूज़ करता है जिसे हम ग्रोवर ऑपरेटर करते हैं या ग्रोवर एल्गोरिदम कहते हैं। ये एल्गोरिदम गलत स्टेट्स को ख़त्म कर देता है और सिर्फ उस स्टेट को रहने देता है जो कि बिल्कुल ठीक है, जो कि हमारी डिज़ायर्ड स्टेट है। और ये इन सबको ख़त्म करेगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। और ये सारा काम एक साइकिल में हुआ। अब इमेजिन करें कि अगर ये क्यूबिट्स बढ़ती हैं तो हमें कितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो मिलेगी। क्वांटम कंप्यूटर की जो चिप है ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। ये आप देख सकते हैं, ये एक क्वांटम कंप्यूटर का प्रोसेसर है। और क्वांटम कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है इसकी कई टेक्नोलॉजीज़ हैं, 3 मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें से मैं 2 डिस्कस करूंगा। मैं नाम सबके बता देता हूं। ये पहली क्वांटम गेट टेक्नोलॉजी है, दूसरी जो आएगी वो क्वांटम अनीलिंग टेक्नोलॉजी होगी और तीसरी यूनिवर्सल क्वांटम टेक्नोलॉजी होगी। क्वांटम गेट टेक्नोलॉजी IBM यूज़ करती है और इसमें क्वांटम गेट्स बनाए जाते हैं। और जिस तरह हम ट्रेडिशनल लॉजिक को सिमुलेट करते हैं, इसमें भी गेट्स के ज़रिए लॉजिक जो है उसको सिमुलेट किया जाता है। और इसके लिए IBM एक बहुत बड़ा क्वांटम कंप्यूटर बना रही है। IBM ने जो क्वांटम कंप्यूटर बनाया है वो इस वक्त तक 16 क्यूबिट का और 17 क्यूबिट का दोनों का क्वांटम कंप्यूटर IBM बना चुकी है। और ये जो 16 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर है ये 2 टू रेज पावर 16 स्टेट्स को एट अ टाइम चेक कर सकता है। आप इसकी प्रोसेसिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरीके से IBM ने लोगों को क्वांटम कंप्यूटेशन का एक टेस्ट देने के लिए एक 5 क्यूबिट का सिमुलेटर जो है वो ऑनलाइन कर दिया है, वो फ्री कर दिया है। आप IBM की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं और आप उसमें अपना कोड लिख सकते हैं और सिमुलेट कर सकते हैं। और इस वक्त हज़ारों लोग जाकर वहाँ पर अपना क्वांटम कोड लिखते हैं और उसकी सिमुलेशंस कर रहे हैं। ये मैंने आपको एक चिप दिखाई है जो कि 7 क्यूबिट की क्वांटम कंप्यूटर की चिप है और आप इसमें काउंट भी कर सकते हैं। आपको नज़र आएगा यहाँ आपको 7 क्यूबिट्स नज़र भी आ रही हैं। IBM ये ख्याल रखता है, उसका विजन है कि वो बहुत जल्दी 50 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च करेगा जो कि 2 टू रेज पावर 50 सॉल्यूशंस को टेस्ट करेगा एट अ टाइम और हमें हमारा रिजल्ट देगा। तो IBM एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने कंप्यूटर्स लॉन्च किए थे और अब वो क्वांटम कंप्यूटर जो है उसको लॉन्च तो वो कर चुकी है, अब वो उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट कर रही है। इसके बाद जो दूसरी कंपनी है जो काम कर रही है वो नासा के साथ मिलकर
गूगल काम कर रही है और उनका जो प्रोडक्ट है उसका नाम है डी वेव क्वांटम कंप्यूटर, और ये क्वांटम एनीलिंग की बेसिस पर काम करता है। और क्वांटम एनीलिंग क्या होती है इस पर एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, पर मैं आपको सिंपल ये बता देता हूँ कि इसमें जितने भी हमारे पास पॉसिबल सोल्यूशन है उसमें लो एनर्जी स्टेट सोल्यूशन जो है उसको देखा जाता है कि किस सोल्यूशन के लिए हमें सबसे ज़्यादा कम एनर्जी की ज़रूरत है, और बाकी सब सोल्यूशंस को ख़त्म कर दिया जाता है और वो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन बनता है। यहाँ पर आपको डी वेव नज़र आ रहा है, डी वेव का कंप्यूटर जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये कंप्यूटर जो है इंटेल ने बनाया है। और इसके अंदर अगर हम देखें डी वेव कंप्यूटर के अंदर तो हमें यहाँ पर इसका प्रोसेसर जो है वो भी नज़र आ रहा है और इसका हार्डवेयर भी आपको नज़र आ रही है। इसमें गोल्ड भी यूज़ हुआ हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं कि स्पेशल किस्म की वायर्स जो हैं वो यूज़ हुई हैं, और यहाँ पर आपको इसका प्रोसेसर जो है वो नज़र आ रहा है। इसकी जो एवोल्यूशन हुई है क्वांटम कंप्यूटर की जो डी वेव ने बनाया है उसमें अब हमारे पास 2014 में 1000 क्यूबिट का डी वेव 2x कंप्यूटर आ चुका है, जबकि जब शुरू किया था इन्होंने 4 क्यूबिट से शुरू किया था, फिर 16 क्यूबिट का बनाया, इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए। पर क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट है और जो IBM का कंप्यूटर है क्योंकि उसकी क्यूबिट्स कम है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। ऐसी बात नहीं है, इनका कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर है और वर्किंग फिलॉसफी भी डिफरेंट है। तो ये कंप्यूटर कितनी स्टेट्स पर काम कर सकता है? ये एट अ टाइम 2 to raise power 1000 स्टेट्स जो है उनको प्रोसेस कर सकता है। पर इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसका जो प्रोसेसर होता है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे होता है। इस कंप्यूटर को अगर आप यहाँ पर देखें तो -15 मिली केल्विन जो है टेम्परेचर, ये इतना कम टेम्परेचर है, तकरीबन एब्सोल्यूट के ज़ीरो के करीब है, -273 सेंटीग्रेड के ये करीब टेम्परेचर है। और इस टेम्परेचर में इतना ज़्यादा कम टेम्परेचर है कि स्पेस में भी इतना टेम्परेचर कम नहीं होता जितना कि इस कंप्यूटर को चाहिए। तो क्या हम अपने घरों में इस टेम्परेचर पर इस कंप्यूटर को रख सकेंगे? ये हमारे लिए क्वेश्चन है। क्वांटम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग टेस्ट करने के लिए इसको ऑप्टिमाइजेशन के एल्गोरिदम्स दिए जाते हैं। ये वो एल्गोरिदम्स होते हैं जिसमें मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं और आपने सबसे छोटा और सबसे ज़बरदस्त सोल्यूशन जो आपको सूट करता है वो ढूंढना होता है। इसके लिए एक एग्जांपल होती है वो ट्रैवलिंग सेल्समैन की होती है। ट्रैवलिंग सेल्समैन एक ऐसा सेल्समैन है जिसने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, रास्ता ढूंढना है उसने, और उसको बेहतरीन रास्ता चाहिए। उसके लिए मतलब मैंने अगर लाहौर से कराची जाना है तो बेशुमार रास्ते हैं, पर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। मुझे शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने के लिए क्वांटम कंप्यूटर जो क्लासिकल कंप्यूटर उससे बहुत पहले काम कर देता है, क्योंकि क्लासिकल कंप्यूटर ये रास्ता ढूंढने के लिए पहले एक रास्ता ढूंढेगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो सीक्वेंस में चलता है। जबकि क्वांटम कंप्यूटर एट अ टाइम, उसमें अगर आप देखें यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो क्वांटम कंप्यूटर भी ऐसे ही काम करता है। वो एट अ टाइम मल्टीपल रास्ते जो है उनको एवेलुएट कर रहा होता है और देख रहा होता है कि इनमें से कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है। तो इसमें जो हमारे पास ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें ऑप्टिमाइजेशन चाहिए होती है उसमें क्वांटम कंप्यूटर बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि ये क्वांटम क्यूबिट्स हैं जो रेड कलर की नज़र आ रही हैं, और ये हमारा एक प्रोसेसर है जो कि प्रोसेसर हार्डवेयर में इस तरीके से लगा हुआ है। ये हमारे कंप्यूटर के इंटरनल्स हैं, और आपको अगर आप देखें तो शुरू में जब हमने क्लासिकल कंप्यूटर बनाया था तो वो भी इसी किस्म का था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको रिफॉर्म किया था। क्वांटम कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए हम इसको घरों में नहीं रख सकेंगे। इसका जो फ्रेमवर्क बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि मेन एक जगह पर सर्वर होगा और उसके साथ उसका वेंटिलेशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, वो सारा का सारा वहाँ पर होगा, और उसके साथ एक मेन सर्वर अटैच्ड होगा, और हम इंटरनेट और लैन के ज़रिए उसको एक्सेस कर सकेंगे, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड के साथ फ़ायदा उठा सकेंगे। हमारे घरों में क्लासिकल कंप्यूटर ही रहेंगे जब तक कि हम इस टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट नहीं कर लेते। IBM के क्वांटम कंप्यूटर ने बहुत ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने शुरू कर दिए हैं जो कि हमारे क्लासिकल कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। उसमें मैंने आपको चंद यहाँ पर दिखाए हैं। ये कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्वांटम कंप्यूटर ने सिमुलेट कर लिए हैं। इनके इलेक्ट्रॉन्स, इनके न्यूट्रॉन्स, इनके प्रोटॉन्स, उनकी स्पिन, वो कैसे काम करते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, बॉन्डिंग एनर्जी क्या होती है, ये तमाम चीज़ें इस क्वांटम कंप्यूटर ने सिमुलेट की हैं। हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें बेरिलियम हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड है और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को सिमुलेट करना शुरू
कर चुके हैं। हम अपनी नेचर को बड़े पैमाने पर भी सिमुलेट करेंगे, हम गैलेक्सीज को भी सिमुलेट करेंगे, हम ह्यूमन बॉडी को भी सिमुलेट करेंगे, हम केमिस्ट्री, मॉलिक्यूल्स, कार्बन, आइसोटोप्स, इन तमाम चीज़ों को फ्यूचर में सिमुलेट करेंगे और क्वांटम कंप्यूटर की पावर और प्रोसेसिंग दिन ब दिन बढ़ती जाएगी।